दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर लाए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2026-27 के लिए कक्षा 9 विज्ञान का। अगर आप इस आधार पर अपनी तैयारी करके जाओगे तो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। दोस्तों 70 नंबर का पेपर है, 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे आपको। 20 नंबर के इसमें OMR प्रश्न होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 20 नंबर वाले प्रश्न आपको OMR वाले मिलेंगे जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। शेष 50 नंबर के प्रश्न लिखने वाले होंगे। देखो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित है। खंड आ और बा में विभाजित है पेपर। आ में 20 नंबर के OMR वाले प्रश्न है जिसमें आपको उत्तर सेलेक्ट करके अपने OMR में भरना है, ठीक है। और खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न है, ठीक है। प्रत्येक खंड 3 उपखंडों का, खा और गा में विभाजित है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अपने उत्तर की पुष्टि स्वच्छ नामांकित चित्र और रासायनिक समीकरण द्वारा कीजिए। पहला प्रश्न देखते हैं खंड आ का, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न पूछ लिया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, अपने प्यारे शहर या प्यारे गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। तो दूरी कौन सी राशि है? दूरी अदिश राशि है, सदिश राशि है, अदिश सदिश दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। अगला प्रश्न लेते हैं, त्वरण का मात्रक क्या है? त्वरण का SI मात्रक क्या है? एक्सेलरेशन का SI मात्रक क्या है? तो हम जानते हैं कि भाई एक्सेलरेशन का जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक होगा। बल तथा द्रव्यमान और त्वरण में क्या संबंध है? बल तथा द्रव्यमान और त्वरण में क्या संबंध है? तो हम जानते हैं बच्चों, हम जानते हैं कि F बराबर ma होता है। F बराबर क्या होता है? F बराबर ma होता है, यानी बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो यहां पर आप सही सूत्र का चुनाव करेंगे तो F बराबर ma, यहां पर ये वाला आंसर करेक्ट होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं भाई कि अपना नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है। कहता है, अगला प्रश्न पूछा गया है बहुविकल्पीय फिजिक्स से, यदि दो पिंडों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा? तो भाई अगर हम जानते हैं जो सूत्र होता है F बराबर Gm1m2 बटे r स्क्वायर, जो गुरुत्वाकर्षण का सूत्र है, उसके अनुसार अगर हम दूरी को दोगुनी कर देंगे तो भाई बल कितना रह जाएगा? 1/4 रह जाएगा, क्योंकि जो बल होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उस सूत्र के हिसाब से इसका जो बल होगा, दो पिंडों के बीच लगने वाला बल, वो 1/4 रह जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र यानी व्यंजक क्या है? तो किसी पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का भाई सूत्र होता है mgh। mgh, h हाइट पर किसी पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे ऊंचाई, mgh। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ध्वनि का वेग अधिकतम कहां पर होता है? वायु में, लोहे में, हाइड्रोजन में, या फिर जल में? तो हम जानते हैं कि ठोसों में जो ध्वनि का वेग होता है, ठोस में जो ध्वनि का वेग होता है वो सर्वाधिक होता है, फिर उससे कम द्रव में, फिर उससे कम गैस में। तो यहाँ पर ठोस कौन सा पदार्थ है? लोहा। तो सही आंसर हो जाएगा लोहा। लोहे में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। और रसायन विज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्न, स्थान घेरता है। कौन कौन स्थान घेरते हैं भाई? ठोस घेरता है, द्रव घेरता है, गैस घेरती है। तो इनमें से ये सभी पदार्थ हैं जो कि स्थान घेरते हैं। यहां पर आप लगाएंगे इनमें से सभी। अगला प्रश्न है हमारे पास, नमक तथा नौसादर के मिश्रण को कैसे अलग करेंगे? नमक तथा नौसादर के मिश्रण को कैसे अलग करेंगे? तो नमक और नौसादर के मिश्रण को बच्चों कैसे अलग करेंगे? ऊर्ध्वपातन के द्वारा अलग करेंगे। अब ऊर्ध्वपातन क्या है? ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो ठोस पदार्थ होता है वो बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता है। तो नमक ऊर्ध्वपातन का गुण नहीं दर्शाता, जबकि नौसादर यानी NH4Cl जो होता है वो ऊर्ध्वपातन का गुण दर्शाता है। इसलिए ऊर्ध्वपातन से नौसादर यानी अमोनियम क्लोराइड अलग हो जाएगा और नमक नीचे रह जाएगा। तो नमक तथा नौसादर के मिश्रण को किससे अलग करेंगे? ऊर्ध्वपातन विधि से अलग करेंगे दोस्तों।
निम्नलिखित में से मिश्रण कौन है? जल मिश्रण है क्या, नाइट्रोजन मिश्रण है, ऑक्सीजन या फिर वायु? तो वायु जो है भाई, जो वायु है वो विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन का प्रतीक क्या है? साइन ऑफ नाइट्रोजन क्या है? एन है, Na है, Ni है या Ne है? तो आप जान लीजिए कि Na तो सोडियम का प्रतीक है, ये नियोन का प्रतीक है, ये निकिल का प्रतीक है। तो केवल और केवल कैपिटल N जो है वो नाइट्रोजन का प्रतीक होगा। तो यहाँ पर आंसर नंबर ए करेक्ट होगा, ये आप अपने OMR में भरेंगे। अगला प्रश्न है बोरबरी योजना के अनुसार किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो हम जानते हैं कि KLMN वाला रूल अगर लगाएंगे, KLMN वाला, तो 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन तक जाते हैं। तो इस हिसाब से किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? यहाँ पर आप ये क्वेश्चन कटा है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो जा सकते हैं इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। वैसे के में 2, फिर 8, फिर 18, फिर 32, इस तरह से बोरबरी के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन जाते हैं। जीव विज्ञान का प्रश्न, एक प्रश्न कटा है, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोशिका में श्वसन कोशिकांग कौन से होते हैं? भाई कोशिका में श्वसन के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो कोशिका में श्वसन के लिए उत्तरदायी होती है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। और इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता? कोशिका भित्ति, जीव कला, जीव द्रव या फिर गुणसूत्र। तो हम जानते हैं जो जंतु कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, क्योंकि यह पौधों की कोशिकाओं में मिलने वाली संरचना है। अगला है मूल रोम मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। मूल रोम, जो जड़ों में मूल रोम पाए जाते हैं, वो मिट्टी से जल का अवशोषण कैसे करते हैं? परासरण द्वारा, विसरण द्वारा, ए तथा बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर हो जाएगा इसका सही आंसर परासरण द्वारा, ठीक है, परासरण द्वारा। अगला है नारियल का रेशा क्या है? जो नारियल का रेशा है वो कौन सी संरचना हो सकती है? फ्लोएम है, कैम्बियम है, जाइलम है या फिर एपिडर्मिस है? तो जो नारियल का रेशा है ये एपिडर्मिस है, ठीक है, एपिडर्मिस है, एक तरह की बाह्य संरचना है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आप अपने OMR में भरेंगे। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? न्यूरॉन, साइटोन, कोशा या डेंड्रॉन? तो हम जानते हैं कि भाई जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उनको न्यूरॉन कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, न्यूरॉन। अगला निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी है? तो रबी, खरीफ और जायद की फसलें 4-4 याद कर लेना। तो चना, मटर, सरसों ये रबी की फसल है, जबकि मक्का, ज्वार, बाजरा ये सब खरीफ की फसलें होती हैं। तो मक्का खरीफ की फसल यहां पर होगी, ऑप्शन नंबर ए आप अपने OMR में भरेंगे, मक्का खरीफ की फसल है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? सफेद गायों की रक्षा से, तिलहन उत्पादन से, इनमें से कोई नहीं, या दूध उत्पादन से। तो दूध उत्पादन से संबंधित जो उद्योग में दूध अधिक उत्पादन करने की जो एक क्रांति है उसी को श्वेत क्रांति कहते हैं, श्वेत क्रांति कहते हैं। और इसके जो संस्थापक है वो वर्गीस कुरियन है। वर्गीस कुरियन ने श्वेत क्रांति की स्थापना की थी और इसका संबंध दुग्ध उत्पादन या दूध उत्पादन से है। अब वर्णनात्मक प्रश्न जो बच्चों आपको लिखने पड़ेंगे, और यहाँ पर भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान के प्रश्न आपको मिलेंगे 50 नंबर के। चाल तथा वेग में कोई 2 अंतर लिख देना, 2 नंबर मिल जाएंगे। दूरी और विस्थापन में 2 अंतर लिखना, 2 नंबर मिलेंगे। जड़त्व किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार का होता है समझाइए। तो जड़त्व क्या है? कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था में रहेगी या फिर चलायमान अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, और वस्तु या पिंड के इस गुण को जड़त्व कहते हैं। तो छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, आप इनको याद करेंगे। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है? इसका सूत्र लिखिए। तो 2 पिंडों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो उनके द्रव्यमान के, मान लीजिए कोई 2 पिंड है M1 M2, उनका द्रव्यमान M1 M2 है, तो उनके बीच लगने वाला बल उन दोनों
पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी जितने भारी पिंड होंगे गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही लगेगा, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो ये सूत्र है, जब ये वाला साइन हटेगा तो यहाँ पर एक जी आ जाएगा जो कि गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक होता है। तो ये वाला इसका सूत्र हो जाएगा। टोटल सूत्र क्या बन जाएगा, F बराबर जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर, इसका सूत्र बन जाएगा बच्चों। ये गुरुत्वाकर्षण का सूत्र है और परिभाषा भी हमने आपको बताई है, अच्छे से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर का, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी पिंड की गति के कारण उसमें जो ऊर्जा संचित होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र K बराबर हाफ mv² का निगमन कीजिए। छोटा सा डेरिवेशन आपका एक यहाँ पर पूछा गया। अगर ये आपको ये डेरिवेशन नहीं आता तो अथवा में क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे क्या होती हैं? श्रव्यता परिसर के आधार पर ध्वनि तरंगे कितनी प्रकार की होती हैं, समझाइए। फिर रसायन विज्ञान के प्रश्न आ जाएंगे। क्वथन तथा वाष्पन में 4 अंतर लिखो, परमाणु तथा अणु में 4 अंतर लिखो, यौगिक तथा मिश्रण में 6 अंतर लिखो। सिंपल से क्वेश्चन, अंतर पर आधारित। तो अंतर वाले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाना बच्चों। अगर आपको यौगिक तथा मिश्रण में अंतर नहीं आता तो इलेक्ट्रॉन वितरण के बोरबरी नियम को समझाइए। इसके आधार पर क्लोरीन तथा सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। भाई बोरबरी का रूल क्या है कि जो परमाणु होता है उसकी कक्षाएं होती हैं KLMN, और इसमें 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ठीक, ये बोरबरी का रूल है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2,8,1 ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसी तरह से क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, तो इसको 2 फिर 8 जाएंगे, फिर 8 जाएंगे, 2, 8 और फिर कितने चले जाएंगे, फिर 7 चले जाएंगे, 2,8,7 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा क्लोरीन का। तो ये बोरबरी का नियम एक बार पढ़ के जाना अच्छे से। और जीव विज्ञान का आ जाएगा प्रश्न, तो हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक किसे कहते हैं, इनके कार्य बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहते हैं, क्योंकि वहीं पर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और जैविक कार्यों के लिए ऊर्जा का उत्पादन होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र अगर पूछा जाए तो कुछ इस तरह से इसका चित्र बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र आप आसानी से तैयार कर लेना। अगला प्रश्न है, पशुपालन क्या है? पशुपालन से होने वाले लाभ लिखिए। तो पशुपालन आप जानते ही, दूध उत्पादन, इसके अलावा दूध उत्पादन और अन्य लाभों के लिए जब हम पशुओं को बड़े पैमाने पर पालते हैं तो उसी को पशुपालन कहते हैं। इससे लाभ क्या है भाई, मुर्गी पालोगे तो अंडे मिलेंगे, भैंस पालोगे तो दूध का उत्पादन होगा। ठीक है, ये सभी लाभ आप यहाँ पर पढ़ के जाएंगे, इसको आप बनाकर भी थोड़ा लिख सकते हैं। संयोजी ऊतक किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए। अगर ये नहीं आता संयोजी ऊतक वाला तो रेखित तथा अरेखित पेशी में 3 अंतर लिखिए। जाइलम तथा फ्लोएम में 3 अंतर लिखिए। भाई जाइलम क्या है, पौधों में इससे जल का संवहन होता है। फ्लोएम क्या है, पौधों में इसमें भोजन का संवहन होता है, पौधों में इसमें फ्लोएम के द्वारा। तो ये आप 3 अंतर अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, तो ये पूरा पेपर था विज्ञान का, अच्छे से इसको तैयार कर लेना दोस्तों। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसका पीडीएफ हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी दोस्तों। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। लाइक जरूर कर देना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखना।